Today we'll be looking at the conclusion of the 4 Ps, the marketing mix for these two chapters, 5 and 6. Chapter 5, which we had started before the midterm, will look at product price and place. And chapter 6 is focused more on the promotional aspects. However, as I mentioned before, the chapter even on product price and place is heavily influenced by the promotional aspect because promotion being a big part of making the imagery of a particular product. So last time we were looking at the example of this jewelry maker Van Cleef and Arpels, and we were also talking about experience marketing. So if some of you have had a chance to look at these ads, one of which I'll try to show you today of this brand called Van Cleef and Arpels, you'll realize that even though potential customers might not be there in the jewelry making setup itself, but still they can virtually watch how a product is assembled. So it could provide a virtual experience. So programs on jewelry making is what we'll be looking at. These jewelry items, including watches, which this brand makes, are very expensive, relatively speaking. One of the watches which are displayed in this ad is worth over $200,000. So in case you can't hear the audio, you can always look up this ad via YouTube by searching for the brand and going to this brand's own YouTube channel. So this is a watch which they've called the Midnight Planetarium Poetic Complication. A complication is it means about how the mechanism of the watch is made. So this watch can show the 6 visible planets on its dial, including, of course, telling time. So it's a very complicated combination of gears and mechanisms which are able to show this. So let's take a look at this.
Okay, those of you who are here, were you able to hear the audio and watch the video? यस सर। ओके, ऑडियो भी आ रही थी आवाज? नहीं सर, ऑडियो नहीं है, सिर्फ वीडियो। ऑडियो नहीं आ रही थी? जी सिर्फ ऑडियो नजर आ रही थी, ऑडियो वीडियो नजर आ रही थी, ऑडियो नजर आ रही हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, वो कोई ये इन किस्म की ट्रांसमिशन एप्स में कोई है मसला, इसकी वजह से ऑडियो अक्सर नहीं होती। बहरहाल यूट्यूब पे ये आप देख लीजिएगा, वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का ये तरीका है। तो एज यूजुअल अपने नाम और रोल नंबर जो है वो इसमें चैट बॉक्स में जो है वो डाल दीजिएगा। अनसरप्राइजिंगली most of the class has decided not to participate in the class। बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है। तो आप 4 लोग आ गए, ये कितने लोग हैं? हाँ, 4 लोग, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये मैच कस्टमाइजेशन की भी हम बात कर चुके थे। टेस्को की शायद मैंने मिसाल दी थी, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पेज 154 पे है ये। तो टेस्को ने अपने जो कस्टमर्स हैं, यहाँ वो फिगर नहीं लिखी हुई, इनके 4 मिलियन यानी 40 लाख जो कस्टमर्स थे जब ये उन्होंने शुरू किया था प्रोग्राम। यहाँ उसके बाद जो है जब 15 साल बाद तो इनके 1 करोड़ यानी 10 मिलियन मेंबर जो है वो हो गए थे। ये करते क्या है, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ब्रांड इक्विटी की, कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड ऑफर देने की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक। तो इन्होंने एक सो कॉल्ड डीएनए जैसे होता है हमारे स्ट्रक्चर का, जो डिटरमिन करता है कि हमारे शक्ल, सूरत, रंग, शेप वगैरह क्या होगी। इसी तरह इन्होंने अपने जो इस ये रिटेल स्टोर है बेसिकली, टेस्को के मेंबर्स जो हैं उनकी एक प्रोफाइल बनाई कि जिसमें 40 डायमेंशंस हर कस्टमर के वो रिकॉर्ड होंगे। मिसाल के तौर पे कि किस पैकेज के साइज के वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, और वो हेल्दी किस्म के प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं नहीं जाते, टेस्को के अपने ब्रांड लेते हैं या नेशनल जो ब्रांड्स होते हैं वो लेते हैं। क्या इको फ्रेंडली होने से प्रोडक्ट के या प्रोडक्ट की पैकेजिंग से उनको कोई फर्क पड़ता है? क्या वो प्रोडक्ट रेडी टू ईट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इन 40 डायमेंशंस के 40 कैरेक्टरिस्टिक्स के नतीजे में वो कंबाइन करके कस्टमर्स की बाकी इंफॉर्मेशन से, जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, ये अगर आपको याद हो, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मार्केट को डिवाइड करने का एक तरीका होता है। तो डेमोग्राफिक्स में एज, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कस्टमर जो खरीद रहे हैं और कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसको मिक्स करके फिर ये एक ऐसी ऑफर्स कर सकते हैं जो कि उस कस्टमर को स्पेसिफिकली टारगेटेड हो। तो प्राइस इलास्टिसिटी शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई हो ये टर्म। लेट्स से कि उन्हें मालूम है कि कस्टमर को की प्रोफाइल ऐसी है कि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। तो उनको जो है वो प्राइस आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं। और ऐसे कस्टमर की प्रोफाइल जिसको डिस्काउंट्स पसंद है उसको आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स से याद हो कि इलास्टिसिटी जो है वो अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस जितनी भी बढ़ा दें आप, एक हद तक तो डिमांड नहीं घटेगी। और अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस नीचे करने से डिमांड बढ़ जाएगी और ऊपर प्राइस करने से डिमांड जो है वो घट जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ हम देखें, चीनी और आटा है तो प्राइस जो है वो 70 रुपए से 60 रुपए से
100 रुपए से भी ऊपर गई है चीनी, मगर वो लोगों ने खरीदना नहीं छोड़ी क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है। अच्छा, लेट से कोई कस्टमर जो है वो उसको 3 हफ्ते हो गए वो टेस्को के स्टोर नहीं आया, तो खास उस कस्टमर को एक मैसेज चला जाएगा कि भाई नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ना। ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी है कि कोई भी कंपनी, छोटी से छोटा रिटेलर भी ये कर सकता है। मगर यहाँ हम देखें कि जो बड़े मशहूर रिटेलर हैं, मिसाल के तौर पे इम्तियाज स्टोर को ले लें। इम्तियाज स्टोर की भी क्लब मेंबरशिप है एक तरह से। आई थिंक 10,000 की आप खरीदारी करें तो आपको वो मेंबर का वो की चेन में वो बार कोड के साथ दे देते हैं। मगर कभी भी कोई ऑफर जो है वो किसी कस्टमर को स्पेसिफिकली उस कस्टमर की परचेस पैटर्न्स के हिसाब से नहीं भेजेंगे। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ये देखते हुए कि उनके जितने भी क्लब मेंबर्स हैं इम्तियाज के, कि वो क्या स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनको कोई भी कभी मैसेज जो है नहीं जाएगा जो कि उनसे स्पेसिफिक हो। अ, जैसे मुझे भी मैसेज आ जाते हैं कि साहब वो क्लब मेंबर को आई थिंक एक पॉइंट देते हैं, पता नहीं कितने 100 की खरीदारी पे, बस उसका वो आ जाता है। उसके बाद अब मुझे 2 महीने हो गए इम्तियाज गए हुए, मुझे कोई ऑफर, प्रमोशनल ऑफर, कोई डिस्काउंट, कोई इंसेंटिव के वापस जो है मैं इम्तियाज स्टोर जाऊं। या मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़िश परचेज़ करता हूं और उन्होंने देखा कि ख़ास किस्म की फ़िश लाइट से रेड स्नैपर जो है वो मैं लेता हूं, तो उनके पास सारा डेटा है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे परचेज़ की फ्रीक्वेंसी है, मगर कभी भी वो इस डेटा को यूज़ नहीं करते हुए नज़र आते। इससे पहले मैक्रो और मेट्रो जो एग्जिस्ट करते रहे रिटेल चेन्स, उन्होंने भी कभी कोई कस्टमाइज्ड ऑफर जो है वो भेजने की ज़हमत नहीं करी। नतीजा ये है कि अ, जो कंपनीज ऐसा करती हैं, कुछ तो खैर आखिर में प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं जो टेस्को को हुए, बट सेन्सबरी जो इनका कंपेटिटर था, उसको इन्होंने बीट किया और ये नंबर 1 जो है रिटेलर है। परमिशन मार्केटिंग से आप लोग वाकिफ हैं, जो भी यहाँ पे हैं? Can you hear me? आप नहीं लोग, सर, हाँ परमिशन मार्केट के बारे में नहीं पता। जी, परमिशन मार्केट के बारे में नहीं पता। हाँ तो आप लोग ये टर्म पढ़ा हुआ है पहले, ये टर्म? नो नो सर। सर। अच्छा, तो परमिशन मार्केटिंग जैसे कि अल्फाज से ही जाहिर है कि इजाजत लेके मार्केटिंग करना, यानी परमिशन मार्केटिंग को इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है, मैं हाईलाइट कर दूं, इंटरप्शन मार्केटिंग से। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे हैं टीवी पे और बीच में जो है वो 15 मिनट की इश्तिहार की ब्रेक आ गई, ठीक है, या आपने जो है वो अपने यूट्यूब पे कोई आप वीडियो देख रहे हैं और वहाँ बीच बीच में फ्लो ब्रेक होके और जो है वो इंटरप्ट करके वो इश्तिहार प्ले कर रहे हैं फूड पैंडा का या किसी और प्रोडक्ट का, बाइकिया का, तो आपके फ्लो में, आपके फोकस में जो है वो इंटरप्शन आ गई। तो परमिशन मार्केटिंग का फलसफा ये है कि आप कस्टमर से इजाजत ले लें, परमिशन ले लें कि भाई आप पसंद करेंगे कि आपको हम जो है वो प्रमोशनल मैसेजेस भेजा करें। अब इसको अगेन कंट्रास्ट करें कि ईमेल्स आती हैं, एसएमएस आते हैं हजारों कचरा किस्म के प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, जिससे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, ताल्लुक नहीं होता, तो वो फिर न्यूसेंस होते हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं और वो मोर इम्पोर्टेंटली वो जो मैसेज है मार्केटर का वो ज़ाय हो जाता है।
तो आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा वेबसाइट्स के लिए रजिस्टर करें तो वहाँ एक चेक बॉक्स होता है कि क्या उसमें पूछा होता है कि आप चाहेंगे कि हम आपको प्रमोशनल मैसेजेस ईमेल के ज़रिए से या दूसरे ज़राए से जो है भेज दिया करें। तो ये देखा ही गया है परमिशन मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि अगर आप ऐसे कस्टमर्स को छान लेना जिन्होंने इजाज़त दी है कि हाँ भाई मुझे दिलचस्पी है आपके मैसेजेस से, आपके प्रोडक्ट में। तो ऐसे कस्टमर्स को मैसेज भेजने में उसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो बढ़ जाता है। अगेन बड़ी ऑब्वियस सी बात है मगर ऑब्वियस सी हर चीज़ ये जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस कॉमन नहीं होती। यहाँ डेटा होते हुए भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बस अंधाधुंध जो है वो मैसेजेस भेजते हैं, वो एसएमएस हो या पैम्फलेट जो है वो फेंकना या इश्तिहार अपने देना, चाहे कस्टमर जिसको वो शो कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वो उसने इजाज़त दी हो या ना दी हो। तो परमिशन मार्केटिंग एक बेहतर तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अगेन जैसे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ चैप्टर जो है ये पहले 3 पीस का है प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस का, बट प्रमोशन का एस्पेक्ट लाज़मन कहीं न कहीं इसमें जो है वो आपको झलक जो है नज़र आएगी। ये सेथ गोर्डन साहब जिनका पिछले पेज पे ज़िक्र था, इनकी बहुत सारी वीडियोज़ भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, किताबें भी इन्होंने लिखी हैं जो बड़ी मशहूर हुई हैं, तो ये आप देखिएगा अगर दिल चाहे आपका। तो इन्होंने 5 स्टेप्स बताएँ परमिशन मार्केटिंग करने के, ठीक है? तो पहला तो है ये अगेन आपने कभी भी कोई वेबसाइट एक्सेस की हो तो कुकीज़ के टर्म से अगर आप वाकिफ़ हों, तो वेबसाइट परमिशन माँगती है कि भई आप ओके करें, उसके बगैर आप वेबसाइट हमारी नहीं देख सकते क्योंकि हम कुकीज़ जो है स्टोर करते हैं। वो बेसिकली टेक्स्ट की छोटी-सी फाइलें होती हैं जो आपके डिवाइस पे लैपटॉप, फ़ोन जो भी है, पीसी उस पे स्टोर हो जाती है कि भई आप ने कब विज़िट किया, कितने पेजेज़ देखे, किस पेज पे कितनी देर रहे, एंड सो ऑन क्या-क्या क्लिक किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर ये है कि लेट्स से आप कहीं रजिस्टर हो रहे हैं तो वो किसी वेबसाइट पे तो वो इजाज़त माँगते हैं या आपको वो सहूलत देते हैं कि भाई अपने आप फ़ेसबुक अकाउंट या गूगल अकाउंट से आप लॉगिन हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो वहाँ भी आप गौर से अगर देखा हो तो वो इजाज़त माँग रहे होते हैं कि आपका हम ईमेल एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसे हम एक्सेस करेंगे। तो कितनी आप परमिशन दे रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वो तो डिपेंड करता है। अच्छा, सेकंड लेवल है, ये सेकंड स्टेप है कि ब्रांड ट्रस्ट का लेवल, कि आप कस्टमर जो है, ये अगेन टर्म इस्तेमाल की है प्रोस्पेक्ट की, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जिससे मुराद है, यानी अभी एक्चुअल नहीं बना, अभी पॉसिबल कस्टमर है। तो आपने इजाज़त दे दी कि ठीक है भाई जब मेरी ज़रूरत हो, तो आप जो है वो मुझे ऑफ़र भेज सकते हैं। फिर पर्सनल रिलेशनशिप है, तो ये एक और हायर लेवल हो गया कि आपकी और ज़ाती इन्फॉर्मेशन जो है, मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली के साइज़ क्या है, आपके बच्चों की बर्थडे कब है और आप क्या प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदते हैं कंपनी के अपने प्रोडक्ट से हट के। तो जितनी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी तो जैसे कोई दोस्त होता है या रिश्तेदार होता है, उससे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होती है तो ताल्लुक गहरा होता है। तो अगेन रिलेशनशिप मार्केटिंग की टर्म से तो आप वाकिफ होंगे। ये वही रिलेशनशिप मार्केटिंग वाले उसको बनाना चाहते हैं कि बजाय 2 इंसानों की रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप जो है वो एक कंपनी और कस्टमर का बने। ब्रांड पिरामिड के लिहाज से जो हाईएस्ट लेवल है रेजोनेंस का, वो उसकी ये बात शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और तरीक़ाकार है इंसेंटिव बेस्ड प्रमोशन का, कि हम आपको पॉइंट्स देंगे, इनामात देंगे अगर आप हमें अपना डेटा जो है शेयर करें, ठीक है ना? अब ये लोगों की अपनी प्रेफ़रेंस पे भी होता है कि वो किस हद तक परमिशन देते हैं। बाज़ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है आप हमारा डेटा ले लें और हमें कोई जो है वो आप अ, फ्री जिसे कहते हैं वो ऑफ़र कर दें या इंसेंटिव कैश दे दें या कोई प्रमोशनल ऑफ़र हमें दे दें जो कि दूसरों को ना मिल रही हो। और ऑब्वियसली बाज़ लोग ज़्यादा प्राइवेसी माइंडेड होते हैं, वो कहते हैं कि भई हमें
आपके कोई ख़ास आपकी तरफ से मराद नहीं चाहिए, बस जो रेगुलर प्रोडक्ट है हम फुल प्राइस पे परचेज़ करने को तैयार हैं। इंट्रावेनस परमिशन जो है उसमें कब कस्टमर जो है ना वो उनका डिपेंडेंसी अनुसार कंपनी पे जो है वो बढ़ जाता है और फिर लॉक इन हो जाता है कस्टमर कि भाई हम आपसे ही प्रोडक्ट लेंगे। तो ये अगेन आपने इजाज़त दी हुई है कि जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आपके थ्रू ही लिया जाएगा और फिर आप टाई इन हो जाते हैं, लॉक इन हो जाते हैं। अच्छा जी। किताब आप अपने तौर पे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी और एग्ज़ाम्पल्स और मिसालें हैं। बहरहाल वो आपके अपने ऊपर है। अच्छा, फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली जो पुअर पार्टिसिपेशन है क्लास की, कम से कम ऑनलाइन क्लास में आने की, बहरहाल जो भी आए हुए हैं लोग वो थोड़ा-सा अपडेट मुझे दे दें, क्योंकि अब 1 महीना रह गया है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ नोटिस जो कल आया है। फाइनल जो है 1 महीने बाद है। फिलहाल जो अभी स्केड्यूल बन रहा है 21 जून से फाइनल जो है वो शुरू होने का चांस है। तो रिपोर्ट जो है वो आपने ज़ाहिर है फाइनल से पहले जो है मुझे सबमिट करानी है। तो अभी आप लोग जितने हैं यहाँ पे 5 लोग, तो प्रोग्रेस क्या है रिपोर्ट की? क्या काम किया है अभी तक आपने? ब्रांड ऑडिट पे। अगर जाग रहे हैं, सुन रहे हैं तो मिस्टर अली ज़ैब, मिस फ़िज़ा, मिस मिस कौसर, मिस शीरीं एंड मिस युसरा, अपडेट आप दे दीजिए कि क्या सिचुएशन है रिपोर्ट की? आवाज़ आपको आ रही है मेरी? यस सर, सर अभी तक नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। नहीं, नेक्स्ट क्लास से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आप जब दिल चाहे शुरू कर सकते हैं। जितना आप डिले करेंगे ना उतना ही फिर चांस कम होता जाएगा कि रिपोर्ट की क्वालिटी बेहतर करने का या मुझसे फीडबैक लेने का। कोई कंपनी चुन ली है अभी या नहीं? यस सर, सुजुकी उसका। अच्छा, तो कंपनी में कोई कांटेक्ट है या अभी खाली सोचा है कि सुजुकी कंपनी में करना है? सर जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने बोला था कि कांटेक्ट है। अच्छा, चलें परसू करें आप, क्योंकि देखें कुछ लोग ज़रा ज़्यादा ईगर होते हैं कि कोई रिपोर्ट करें, सीख लें, और कुछ जो है वो थोड़े लेड बैक होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, वो खाली डिग्री के चक्कर में आए हुए होते हैं। तो इसमें मेरी तरफ से ऑब्वियसली तो इजाज़त है कि आपको जहाँ से रिपोर्ट मिलती है, कहीं से बनी बनाई पुरानी भी, उसको आप एक बेस के तौर पे तो यूज़ कर सकते हैं, मगर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बड़े स्ट्रांगली अर्ज करूँगा कि कहीं से भी आपको जो है वो रिपोर्ट जो है वो मिल जाए, आप उसको कट पेस्ट करके या खाली अपना नाम बदल के उसको जो है वो नहीं दीजिएगा। उसको एक बेस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई ये माज़ी की रिपोर्ट हमें मिली है, इसमें ये डेटा है। फिर ज़ाहिर है माज़ी की रिपोर्ट होगी तो उससे मोस्ट करंट या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, तो उसको आप अपडेट कर लें। बेसिक आइडिया मेरा ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप पाकिस्तान में जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उस पे जो है वो आप अप्लाई कर दें। तो इसमें जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको जो है वो फ़ायदा होगा। बहरहाल वो आपके अपने ऊपर है, कोई करना है, काम नहीं करना है। अ, अब इसका मैं क्या कह सकता हूँ। एनीवे, अच्छा जी, अब स्पेसिफिकली और चीज़ों पे आ जाएँ।
परसीव्ड क्वालिटी की बात है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को जल्दी से निपटाते हैं। मैं चाह रहा हूँ आज के 3 सेशंस में प्रमोशन का भी शुरू कर दिया जाए। तो परसेप्शन के जो लफ्ज है, ये शायद क्लास में भी जिक्र हुआ था। तो एक तो आप बताएं, क्वालिटी का लफ्ज भी डिस्कस हुआ था। क्वालिटी क्या है, कोई किसी को याद है क्या डिस्कशन हुआ था? क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? सर क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। वेरी गुड। क्वालिटी की कौन थी, कौसर थी? यस सर। हाँ, क्वालिटी की डेफिनेशन ही ये है कि कोई भी चीज जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, वो चीज है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। एनीथिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोडक्ट में है, जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, वो क्वालिटी कहलाती है। ठीक है ना? तो उसमें हीरे जवाहरात होना, सोना लगा होना, या क्लेम करना ये कि ये प्रोडक्ट चांद पे बनाया गया है, या कोई भी खुसूसियत आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक आप रख दें और कस्टमर को उससे सेटिस्फैक्शन ना मिल रही हो, तो क्वालिटी की, यानी ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, अमेरिकन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का जो इंस्टीट्यूट है उसकी डेफिनेशन है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जब तक कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो वो क्वालिटी आप नहीं कह सकते। तो परसीव्ड क्वालिटी फिर समझ में आ जाएगा आपको आसानी से कि क्वालिटी का मतलब ही वो है चीज जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। और कस्टमर जज है। जजमेंट्स की हमने बात की है ब्रांड पिरामिड में। जजमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं। अब आप कस्टमर से कहें कि नहीं, ये ओपिनियन आपका नहीं हो सकता, या आप कस्टमर से कहें कि भाई ये जो आपकी फीलिंग है, ये हम नहीं मानते, ये फीलिंग, हाँ ये गलत है, आपको जो है हमारा प्रोडक्ट से जो है वो लाइकिंग क्यों नहीं हो रही है, होनी चाहिए। यू कैंट आर्ग्यू विद दैट। तो क्वालिटी क्योंकि है ही वो चीज जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी, तो फिर कस्टमर की आ गई परसेप्शन। कस्टमर इज द जज, कस्टमर इज द किंग। वो बताएंगे कि हाँ भाई इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है? अब अलमिया ये है कि और वो जिसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि कस्टमर्स ऐसी चीज़ों के आदी हो गए हैं जो शायद कस्टमर के लिए अच्छी नहीं भी है, या हम आम फहम जुबान में मार्केटिंग और ब्रांडिंग से हट के बात कहें कि साहब बहुत बेहतर क्वालिटी है। मिसाल के तौर पे आप आइसक्रीम बना रहे हैं, ठीक है, और आप रियल स्ट्रॉबेरीज यूज करके वो आइसक्रीम बना रहे हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में आप आइसक्रीम बना रहे हैं और आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एसेंस, आर्टिफिशियल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मेरे बोलने के अंदाज से आप समझ जाएंगे कि जब सर्वे हुए, टेस्ट टेस्ट हुए, तो कस्टमर्स ने किस आइसक्रीम को प्रेफर किया होगा आपके ख्याल से? सर जो रियल स्ट्रॉबेरी से बना होगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट। कस्टमर्स को आदत हो गई थी। अब जाहिर है मैं पूरी ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया का या आपका या मेरा सर्वे हुआ, जो उन्होंने सर्वे किया था, कस्टमर को आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ स्ट्रॉबेरी की इतनी आदत हो गई है कि उन्हें नेचुरल स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आर्टिफिशियल स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर से कम अच्छा लग रहा। अब आप लाख आर्ग्यू करते रहे कि नहीं भाई देखिए, ये जो है वो असली है और ये नकली है। अच्छा, ये तो खैर एक आप कहेंगे ये तो नाकाबिल यकीन या फर्जी मिसाल हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? या शायद आपको ये यमीज और वॉल्स के जो लीगल बैटल चली थी उसका बताया था? नो सर। अच्छा, ये जिक्र हुआ था शायद क्लास में, शायद हुई थी ये बात कि वॉल्स जो है वो उनके ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आइसक्रीम नहीं है। नो सर, ये डिस्कस नहीं किया था। अच्छा, आप में से कितने लोग वॉल्स के प्रोडक्ट से वाकिफ?
सर बस आइसक्रीम से ही है। आइसक्रीम है ना, तो आपको अगर मैं कहूँ कि नहीं वॉल्स आइसक्रीम ही नहीं है, अब आप क्या कहेंगी? भाई आपको इस बात पे यकीन आएगा कि वॉल्स आइसक्रीम नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आप सुन लें, ये लिविंग एग्जांपल हो गई। यमीज एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स इनमें तो बहुत कम मिलते हैं, पंजाब में ज़्यादा इनका फोकस है। इन्होंने जब यूनिलीवर का जो ये प्रोडक्ट है वॉल्स, इसका इन्होंने केमिकल एनालिसिस किया तो इन्होंने देखा कि इसमें जो चिकनाई यूज की गई है आइसक्रीम बनाने के लिए, कोई फैट आपको चाहिए होता है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान में जो प्योर फूड लॉज हैं उसको ये पूरा नहीं करता ये लॉ, ये जो प्रोडक्ट है उनका। तो यमीज वालों ने, यमीज आइसक्रीम बनाते हैं, यमीज वालों ने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया यूनिलीवर के खिलाफ कि इनको मना किया जाए कि ये अपने प्रोडक्ट पे आइसक्रीम नहीं लिखें, क्योंकि ये प्योर फूड लॉज ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये मिल्क फैट, दूध की जो चिकनाई होती है वो नहीं यूज कर रहे। तो प्योर फूड लॉज ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कम से कम आइसक्रीम कहलाने के लिए 14% मिल्क, दूध के फैट होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, तो आप आइसक्रीम कह सकते हैं। वॉल्स में जो फैट वो यूज कर रहे हैं वो वेजिटेबल फैट है, बेसिकली जो कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल होता है वो चिकनाई के तौर पे यूज करते हैं, वो बेस बनाने के लिए, जिससे फिर वो आइसक्रीम करते हैं। तो कानूनी तौर पे वॉल्स के प्रोडक्ट, सिवाय चंद प्रोडक्ट्स के जैसे उनकी कुल्फी है बच्चों के लिए, या उनके जो बड़े हाई एंड के प्रोडक्ट्स हैं कार्डी और के नाम से, वो उसमें मिल्क फैट इतना है कि आइसक्रीम कहला सकती है। बाकी इनके मैग्नम है, कॉर्नेटो है, ये कानूनी तौर पे फूड लॉज के रिक्वायरमेंट के लिहाज से आइसक्रीम नहीं। तो आपको हैरानी होगी सुन के कि लाहौर हाई कोर्ट ने यूनिलीवर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया और उन्हें कहा कि आप जब तक ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे कि आपके मिल्क सॉलिड्स या मिल्क फैट्स इतने फीसद हों, तो आप इस पर आइसक्रीम नहीं लिख सकते। अब अगर आप लेट्स से यूनिलीवर में हो और एक छोटी सी कंपनी, यूनिलीवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यमीज जो है पाकिस्तान भी नहीं बल्कि एक प्रोविंशियल कंपनी है, एक ही प्रोविंस में ज्यादातर ऑपरेशन है उनके। आप अगर यूनिलीवर ब्रांड मैनेजर होते और आपका खिलाफ ऐसा लाहौर हाई कोर्ट से केस हो जाए, जीत जाए आपका कंपेरेटर, अब आप क्या करेंगे? बात हो रही है परसीव्ड क्वालिटी की, कि कानून ने आपको मना कर दिया है कि आप आइसक्रीम नहीं लिख सकते। अब आप क्या करेंगे बताइए मुझे? सर उस क्वालिटी को बेहतर करके फिर से आइसक्रीम लिख सकते हैं। चलें, ये एक ऑप्शन हो गया। अब हम बिल्कुल बेसिक में चले जाते हैं। आपने एलिमेंट्री मार्केटिंग के कोर्सेज भी किए हैं कि आपके जो टूल बॉक्स है, जैसे हथौड़ा और स्क्रू ड्राइवर और आरी होती है, तो आपके टूल बॉक्स है मार्केटिंग में, आपके पास क्या 4 टूल्स हैं? प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, एंड चौथा? प्लेस, Product. प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। हाँ ना, मार्केटिंग में इसमें 4 ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बस 50 कहते हैं कि पैकेजिंग, मगर पैकेजिंग जो है, Packaging. हाँ पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट में शामिल है। एक 7 P's का भी फ्रेमवर्क है, वो खैर कभी बताऊंगा, सर्विसेज से रिलेटेड है। तो आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट को चेंज कर दो, क्योंकि कानून ने फैसला कर दिया है कि आप आइसक्रीम नहीं लिख सकते जब तक कि आप वो कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी ना करो। तो आपका सजेशन है कि प्रोडक्ट को चेंज कर दो, ठीक है? चलें, ये एक टूल हो गया, बाकी टूल्स का बताएं। प्राइस चेंज करेंगे आप ऐसे कानूनी फैसले के तौर पे? अगर प्रोडक्ट नहीं चेंज किया, एक एक चीज लेके करते हैं हम। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट आपने नहीं चेंज किया, आपने कहा हाँ भाई ठीक है हम आइसक्रीम नहीं बना रहे, हम जो है कुछ और बना रहे हैं, तो अब हम सस्ता बेचेंगे करके, महंगा तो बेच नहीं सकते।
ये करना चाहिए कंपनी को। अरे भाई जवाब दें, सोचना शुरू करें, दिमाग को लगाएं, ये एक्चुअल रियल लाइफ केस बता रहा हूं मैं। सर या तो उसकी प्रमोशन इतनी करेंगे कि लोगों के जहन में वो आ जाएगा तो वो कुछ और लेना पसंद ही नहीं करेंगे। कानूनी फैसले का आप क्या करेंगी ये मुझे बता दें। हाई कोर्ट ने फैसला खिलाफ दे दिया है, अब आप आइसक्रीम कह के नहीं बेच सकते। बात वंस अगेन परसेप्शन ऑफ क्वालिटी की बात हो रही है कि जज कौन है, कस्टमर है। आप क्या करेंगे ऐसा फैसला जब आ जाए। अच्छा चले मैं और हिंट आपको देता हूँ, यमीज ने क्या किया इस फैसला उनके हक में आने के बाद कि उन्होंने इश्तिहार निकाले। बहुत बड़ा बजट तो उनके पास नहीं था, मगर टीवी का इश्तिहार और प्रिंट के इश्तिहार उन्होंने निकाले, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान में आप कंपेरेटर का नाम नहीं ले सकते, ये आपने देखा होगा, कानूनी तौर पे मना है किसी वजह से। तो उन्होंने कहा कि इतना जरूर कहा कि भाई लाहौर हाई कोर्ट ने एक मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ फैसला दे दिया है और वो आइसक्रीम नहीं बना रहे थे, बगैर नाम लिए हुए, वॉल्स का, यूनिलीवर का, और हम असली आइसक्रीम बनाते हैं। और एक उन्होंने एक टैगलाइन जिसे कहते हैं बना ली कि आइसक्रीम खाइए, धोखा ना खाइए। तो टीवी एड में भी यही इन्होंने दिखाया है कि एक जैसे खूबसूरत सी मॉडल है मगर धुंध के पीछे, कि जैसे वो मॉडल जो है वो धोखा है, और फिर वही टैगलाइन चलाई कि आइसक्रीम खाइए, धोखा ना खाइए। यमीज जो है वो असली दूध की आइसक्रीम जो है बना के हम बेच रहे हैं, तो आप इसे खाइए। कि भाई हमारी चीज, हमारी क्वालिटी जो आम फहम जुबान में है कि भाई इसमें असली इंग्रेडिएंट है। अब अगर कंपेरेटर ये कर रहा हो कोर्ट केस जीतने के खिलाफ, अब आप क्या करेंगे अगर आप वॉल्स के ब्रांड मैनेजर हो। बोले बोले, कभी तो बोलना होगा, कभी इंटरव्यू में बोलना होगा, कभी जॉब पे बोलना होगा। जॉब करनी है या नहीं करनी है। हाँ भाई, मिस्टर अलीजे, मिस फिजा, मिस कौसर, मिस शीरी, मिस यूसरा, जॉब कभी जाना है नई मार्केटिंग की। यस सर। तो वहाँ क्या मीटिंग में खामोश बैठे रहेंगे आप लोग। सोचे मार्केटिंग मेजर हैं, डिग्री मार्केटिंग में है, मेजर मार्केटिंग में है, वहाँ क्या जवाब देंगे कंपेरेटर ने अगर केस जीत लिया हो आपके खिलाफ और इश्तिहार देना शुरू कर दिए हो कि हमारी क्वालिटी बेहतर है, दूसरा धोखा दे रहा है आपको, हम असली इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं, हमारी क्वालिटी बेहतर है। क्या करेंगे आप। सर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और प्राइस को वही रखेंगे, और प्रोडक्ट जो है वो असली दूध के बनाएंगे जो आइसक्रीम है, और अच्छा प्रमोशन भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर प्राइस को हम ज्यादा कर देंगे तो फिर कोई लेगा ही नहीं, वैसे ही केस है हम पे, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चले। अच्छा अब अच्छा ठीक है, आपने ये सजेशन दिया, अब आप ये मुझे बताएं, ये अगर यस सर। हाँ, ये जो इक्वेशन मैं लिखता हूँ हमेशा, अब P इज इक्वल टू R माइनस सी। अब ये मुझे बताएं कि यूनिलीवर वाले वॉल्स ब्रांड जिनका जो है वो वेजिटेबल ऑयल यूज ही क्यों कर रहे हैं, वो शुरू में मिल्क क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आइसक्रीम बनाने की, इस इक्वेशन की रोशनी में बताएं। अभी हमारा सेशन खत्म हो जाएगा तो 5 मिनट बाद जो दूसरा लिंक है उसमें प्लीज लॉग इन कर लिएगा। सर ताकि कॉस्ट कम लगे। ताकि कम मिले। क्या कम मिले। सर इसमें कॉस्ट कम लगेगी ना, इसी वजह से। जी,
ये कंपनी साबुन भी बनाती है, ठीक है, साबुन में भी एनिमल